हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है हम पढ़ेंगे आखिर बंगाल पे जो है किस तरह से अंग्रेज़ों ने शासन किया था। बंगाल के अधीन जो है किस तरह से इसने मतलब बंगाल को अधीन किया था और वहाँ का जो क्षेत्र था उड़ीसा, बिहार, ये सब जो झारखंड भी मतलब उसमें तो बिहार में झारखंड के अंतर्गत ही था, शामिल ही था। तो किस तरह से उसको जो है अपने अधीन किया था और आखिर उसने जो है किस तरह से मुगलों को भी जो है उसने जो है पराजित किया था कि कौन कौन सा संधि हुआ था, किस संधि के तहत जो है मुगलों से जो है उस क्षेत्र को मतलब अपने अधीन किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर जो है बंगाल के अधीन मतलब बंगाल के अधीन जो है ब्रिटिश क्षेत्र का आधिपत्य। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए, बंगाल पर ब्रिटिश का आधिपत्य। आधिपत्य का मतलब ये हुआ कि आखिर आखिर जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर किस तरह से इसने जो है अपना अधिकार जमाया था। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे आखिर बंगाल पे जो है सबसे पहले तो अंग्रेज के पहले तो मतलब बंगाल पे जो जो उसका जो शासन था तो वो तो मुगलों के अधीन था। बंगाल पर पूरा नियंत्रण किसका था? मुगल का था। तो आखिर पढ़ेंगे आखिर मुगल ने जो है बंगाल पे जो है किस तरह से वहाँ पे शासन किया था और जो है उसको जो है किस किस हिसाब से जो है वो आगे बढ़ते गया और जो है अपने मौका का फायदा उठाते उठाते अंग्रेज ने जो है पूरी तरह से जो है बंगाल पे अपना अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर बंगाल पे जो उसका जो मतलब आधिपत्य था, मतलब पूरी तरह से जो अधिकार किया हुआ था, अधिकार जो किया हुआ था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था मुगल। तो मुगल जो है बंगाल की जो शासन व्यवस्था जो कर रहा था वो कर रहा था दो तरह से कर रहे थे। ठीक है, शासन व्यवस्था किस तरह से कर रहे थे? दो तरह से। एक था दीवान और एक था सूबेदार। एक था दीवान और एक था सूबेदार। दीवान का मतलब ये होता था, दीवान का जो काम होता था, आखिर दीवान जो करता था वो करता था टैक्स वसूल करता था। दीवान का काम क्या था? कर वसूल करना, कर वसूल करना। ठीक है, और सूबेदार का काम था प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देख रहा था? सूबेदार देख रहा था। और दीवान का जो जो मतलब काम था वो था कर वसूल करते थे। तो इसी तरह से जो है मुगल ने जो है बंगाल पे जो है अधिकार करते थे इसी तरह से। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे आखिर जो है बंगाल में जो है किस तरह से जो है अपना अपने आप को जो है घोषित किया था और वहाँ का जो शासक था वहाँ का जो उस समय मुगल बादशाह जो था कौन कौन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे जो मुगल जो था उस समय जो था जब औरंगजेब का जब मृत्यु होता है तो औरंगजेब के बाद जो है उसमें जो अगला जो शासक आता है वो जो है बहुत ही निकम्मा था और अयोग्य शासक हुआ। मतलब उतना जो है वो जो है योग्य नहीं हो पाया, जिस वजह से जो है मुगलों की जो स्थिति हो गई पूरी दयनीय हो गई थी। तो जब वो उस समय जब मुगल का जो शासक था उसमें मुगल का जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ था तो जो औरंगजेब ने जो है सबसे पहले जो है औरंगजेब ने जो है 1701 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में किसी किसी बुक में जो है 1700 ईस्वी भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 1700 भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो डेट जो है ये विवादित डेट है। एग्जाम में ये डेट कभी नहीं पूछता है और जो डेट विवादित रहता है ना वो जो है कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। तो 1701 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने जो है अंतिम जो है नवाब जो बनाया था वो किसे बनाया था? अंतिम नवाब जो बनाया था औरंगजेब ने, इसको मिटाना है। आखिर मुगल ने जो है दो तरह से वहाँ पे मतलब अपना शासन कर रहे थे, एक सूबेदार के रूप में और एक कर रहा था दीवान के रूप में। दीवान का काम था कर वसूल करना और सूबेदार का काम था प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है। ठीक है, तो उस समय जब औरंगजेब जो था ना, तब जो औरंगजेब ने जो है अंतिम जो नवाब बनाया था, अंतिम नवाब जो बनाया था औरंगजेब ने वो बनाया था मुर्शिद कुली खां को। तो अंतिम जो नवाब थी, ये पूछे कि औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम बंगाल का नवाब, तो वो पूछे कि अंतिम बंगाल का जो नवाब था वो मतलब किसको बनाया था? वो बनाया था मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को बनाया था। अंतिम जो है औरंगजेब द्वारा अंतिम नियुक्त जो है सूबेदार जो था बनाया गया था, दीवान जो बनाया गया था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। तो मुर्शिद कुली खां को 1701 ईस्वी में इसको जो है वहाँ का नवाब बना दिया था बंगाल का। तो उस समय जो है मुर्शिद कुली खां ने क्या करता है,
इसने जो है 1704 ईस्वी में इसने जो है सबसे पहले जो है अपना राजधानी चेंज करता है। इसने सबसे पहले अपना राजधानी क्या करता है, चेंज करता है। तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो चेंज किया, राजधानी हस्तांतरित, या फिर कह दीजिए कि राजधानी परिवर्तित। और इसने जो है सबसे पहले जो है मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, और वो जो राजधानी पहले हुआ करता था मुर्शिदाबाद था। कहाँ पे था, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से जो है मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो लेके चला गया, वो कहाँ लेके चला गया, ढाका लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया, ढाका लेके चला। और ढाका जो है इसने जो है अपना राजधानी बनाया, और ढाका से जो है अपना जो है शासन नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। तो 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, और जो है मुर्शिदाबाद से ढाका की ओर चल गया। फिर उसके बाद देखिए जब औरंगजेब के बाद जब औरंगजेब का निधन होता है, तो अगला जो शासक बनता है वो होता है मतलब फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने फिर मुर्शिद कुली खान को जो है फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को जो है 1717 ईस्वी में इसको जो देखिए औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को क्या बोलते उसको सूबेदार बनाया था, ठीक है, सूबेदार बनाया था। फिर उसके बाद जब औरंगजेब के बाद जब अगला शासक आता है वो है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो है 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा जारी किया था ना, पढ़े थे ना कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर को एक बीमारी हुआ था, और वो बीमारी का जो कोई इलाज ही नहीं कर रहा था। तो उस बीमारी का जो इलाज किया था वो कौन किया था, अंग्रेज ने किया था। तो अंग्रेज ने ही मतलब उस बीमारी को ठीक किया, इसका फर्रुखसियर का बीमारी ठीक किया, और जॉन सुमरन के नेतृत्व में जो है इसके दरबार में आता है, और उसको जो है एकाधिकार मतलब पत्र मैग्ना कार्टा जारी कर देता है। तो वही 1700 ईस्वी में उसी समय जो है मुर्शिद कुली खान को जो है जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था दीवान नियुक्त किया गया था। किसके क्या नियुक्त किया था, दीवान नियुक्त किया था। तो दीवान जो नियुक्त किया था 1717 ईस्वी में जो है किस मतलब मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया था, किसने, मतलब फर्रुखसियर ने, और इधर जो है सुबेदार दे दिया था। इस देखो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को कहा कि आप जो है प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, ठीक है। उस समय इसको कर वसूलने के अधिकार नहीं दिया था। फिर जब फर्रुखसियर जब आया ना, तो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खान को दीवान बना दिया। इसलिए इसे कहा कि आप जो है कर भी वसूल कीजिए, और जो है प्रशासन व्यवस्था को भी देखिए। तो धीरे धीरे जब फर्रुखसियर जब इसका भी शासन जब खत्म होता है, फर्रुखसियर का भी जब मृत्यु होता है, तो अगला बनता है, कौन बनता है, अगला जो बना था वो बना था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो अगला शासक बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही जो है 1722 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खान ने मुगलों से स्वतंत्र हो गया था, मुगल से स्वतंत्र कर लिया अपने आप को। इसने कहा कि हम जो है मुगल के अधीन नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला तो एक लंपट मूर्ख थे। मोहम्मद शाह रंगीला ये तो उतना योग्य ही नहीं था, ये तो मतलब पूरा बांग पी के मतलब इधर उधर सोते रहता था, इसको उतना मतलब नहीं था पता। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही जो है मुर्शिद कुली खान ने जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लिया, किससे, मुगलों से, और कहा कि हम जो है मुगल को टैक्स नहीं देंगे। तो मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में क्या किया मुर्शिद कुली खान ने, मुगलों से स्वतंत्र हो गया, मुगलों से स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र कर लिया किसने, मुर्शिद कुली खान ने। देखिए हम जो लिखे हुए हैं सही से ही लिखा हुआ है। पहले से जैसे हम पढ़ेंगे कि अधिकार जो करा था उसमें कौन करता, मुगल था। मुगल जब मुगल के बाद जब औरंगजेब बना, जब औरंगजेब ने जो है अंतिम जो सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किया था मुर्शिद कुली खान को किया था 1701 ईस्वी में। उसके बाद 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया, और वह राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ पे लेके चला गया, ढाका लेके चला गया। फिर उसके बाद देखिए कि 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने जो है मुर्शिद कुली खान को जो है फर्रुखसियर ने दीवान बना दिया गया, मतलब इसको कहा कि आप जो है टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय जब आया ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मोहम्मद शाह रंगीला तो लंपट मूर्ख था, इसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये जो है 1722 ईस्वी आते आते जो है मुगलों से जो है मुर्शिद कुली खान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। ये जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और कहा कि हम जो है मुगलों को टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो क्लियर है। अब जो है आगे पढ़ेंगे, अब आगे आते हैं, ठीक है। इसको मिटाना है, आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
जाने का तो वजह जानते हैं ना, कभी भी बंद हो जाता है। तो देखिए फिर जब ये अगला जब बना ना तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, अब पढ़ेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में। आखिर ये इसने क्या क्या किया था, मुर्शिद कुली खां इसने तो वो 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको दीवान का नियुक्त किया था, मतलब दीवान नियुक्त किया। फिर 1704 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित किया। फिर 1717 ईस्वी में इसको जो है मतलब सॉरी इसको सूबेदार बनाया था ना, सूबेदार। और 1717 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर ने क्या किया, इसको जो है दीवान बना दिया। फिर 1722 ईस्वी में जो है ये जो है मुगल से स्वतंत्र हो गया। ठीक, मुगल से जब स्वतंत्र हो गया 1722 ईस्वी में जो है इसने कहा कि हम जो है मुगल को टैक्स ही नहीं देंगे, कर ही नहीं देंगे। फिर इसने क्या किया, इसने जो है मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, ये जो है 1722 तक जो ही मतलब ये शासन किया और 1722 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो मृत्यु कब हुआ था, 1727 ईस्वी में। ठीक है, तो 1722 से लेकर 1727 तक ये मतलब बंगाल का जो है नवाब बना। ये दीवान और सूबेदार ये दोनों पद को जो है ना इसने मिला दिया, दीवान और सूबेदार का पद को मिला दिया और कहा कि हम जो है आज से जो है बंगाल का नवाब हैं। तो दोनों पद को मिला के इसने क्या किया, नवाब बन गया। फिर इसने जो है कर व्यवस्था के लिए जो है इसने इजाजेदारी प्रथा, ये फिर ठेकेदारी प्रथा। ठीक है, इजारेदारी प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा कर व्यवस्था को वसूल करने के लिए इसने लागू किया था। फिर इसने जो है कृषकों के लिए मतलब किसानों के लिए इसने जो है किसानों के लिए जो है इसने जो है तकाबी ऋण दिया। तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया। तकाबी ऋण का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो किसान होता था, किसान को उस समय जो है यदि कोई किसान जो चाहे कि हमें जो है फसल उगाने के लिए हमको जो है पैसा नहीं है, तो ये जो है ऋण उसको जो है पहले दे देते थे कि आप जो है यदि आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप जो है हमसे ले लीजिए ऋण। ठीक है, तो बाद में जो है जो भी फसल होगा आप जो है हमारे अंदर बेच दीजिएगा या फिर हमको पैसा दे दीजिएगा। तो किसानों के लिए जो है इसने जो है तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया था और जो है कर व्यवस्था के लिए इसने क्या किया था, इजारेदारी प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा जो है इसने शुरू किया था। ठेकेदारी प्रथा मतलब ये होता है कि किसी को जो है मतलब कहीं पे आके जो है जमा किया जाए। ठीक, तो ठेकेदारी प्रथा और इजारेदारी प्रथा जो है कर व्यवस्था के लिए इसने मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था और किसानों के लिए तकाबी ऋण उपलब्ध करा था। यदि ये एग्जाम में पूछे कि तकाबी ऋण का मतलब क्या होता है, तकाबी ऋण का मतलब ये हुआ कि किसानों को जो है पहले से ही ऋण दे देता था। ठीक है, तो वही हुआ तकाबी ऋण। तकाबी ऋण किसने लागू किया था, वो किया था मुर्शिद कुली खां ने। उसके तो इसका मृत्यु हो जाता है, कब होता है मृत्यु इसका, 1727 में। फिर इसका एक बेटी था, उस बेटी का जो शादी किया था वो किया था शुजाउद्दीन से किया था। किससे तो शादी किया था, शुजाउद्दीन से शादी किया था। उसका एक दामाद था, जब देखिए वो बेटी का शादी करते तो दामाद होगा ना, तो वही दामाद जो था ना शुजाउद्दीन, तो शुजाउद्दीन जो दामाद था वही शुजाउद्दीन जो है अगला उत्तराधिकारी बनता है किसका, मुर्शिद कुली खां का। अब जो पढ़ेंगे शुजाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से मुर्शिद कुली खां के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसको जो सूबेदार जो नियुक्त किया था, किसने नियुक्त किया था, औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने और औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम था, अंतिम, ये नहीं पहला नहीं, ये अंतिम है। औरंगजेब जब मृत्यु होता है तो औरंगजेब ने मृत्यु से पहले ही जो है इसने जो है अंतिम जो है सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किया था मुर्शिद कुली खां को। और 1704 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित किया, मुर्शिदाबाद से ढाका लेके चला गया और 1717 ईस्वी में इसको दीवान दे दिया गया। और किसने दिया दीवान, ये दिया फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने इसको दीवान बना दिया। बाद में जो इसने दीवान और सूबेदार को पद को एक ही में मिला के नवाब बन गया। ठीक, फिर उसके बाद 1722 ईस्वी में जो है इसने मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। और मुगलों से जब स्वतंत्र किया था, किसके समय स्वतंत्र हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय, यानी लंपट मूर्ख जिसको बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है स्वतंत्र हो गया था। फिर इसने जो है 1727 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है और कर व्यवस्था के लिए इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा लागू किया था और किसानों के लिए तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो पढ़ेंगे इसका जो दामाद के बारे में पढ़ेंगे, इसका दामाद क्या करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, दामाद जो है शुरू से ही दामाद का पूरा इज्जत हो रहा है और अभी भी हो रहा है ना, तो वही शुरू से ही मतलब करते आ रहा है तो अभी भी करना चाहिए। तो इसका जो दामाद जो मतलब जो उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी किसका, मुर्शिद कुली खां का, मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी बना, कौन बना, इसका दामाद यानी दमा का जो दामाद कौन था, वो था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन ये शुजाउद्दीन जो है ये गद्दी पे 1727 से लेकर 1739 तक ये गद्दी पर बैठता है। यदि इसका कभी कभी शासनकाल भी पूछे तो शासनकाल जो है शुजाउद्दीन का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, 1727 से लेकर 1739 में। 1739 में इसकी मृत्यु हो जाता है। तो शुजाउद्दीन ने जो है बिहार का उप गवर्नर जो नियुक्त किया था, उसे किसे नियुक्त किया था, मतलब उप गवर्नर जो नियुक्त किया था ना, अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। किसे किया था नियुक्त, अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। बंगाल का उप गवर्नर नियुक्त किया था। किसको किया था, अलीवर्दी खां को। जब इसका मृत्यु हो जाता है 1739 ईस्वी में, तो इसका एक पुत्र था, शुजाउद्दीन का एक पुत्र था। वो जो पुत्र जो है योग्य नहीं था, बल्कि वो क्या था, अयोग्य था। तो उसका जो जब इसका मृत्यु होता है, इसका मृत्यु कब हुआ, शुजाउद्दीन का मृत्यु कब हुआ था, 1739 में इसका मृत्यु हो गया था। जो इसका जो पुत्र था, वो पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था सरफराज जंग। सरफराज जंग इसका पुत्र था, किसका, शुजाउद्दीन का। शुजाउद्दीन का पुत्र कौन था, सरफराज जंग। सरफराज जंग जो है यह योग्य नहीं था, बल्कि ये क्या था, अयोग्य था। इसको जो है शासन व्यवस्था के बारे में उतना इसको पता नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब सरफराज जंग जब अलीवर्दी खां को जब पता चला कि सरफराज जंग जो है योग्य नहीं है बल्कि अयोग्य है, तो इसको मतलब वहाँ का उत्तराधिकारी क्यों बनाएंगे। तो ये जो है इसके विरुद्ध जो है इसने जो है षड्यंत्र कर दिया। किसने षड्यंत्र किया, अलीवर्दी खां ने जो है सरफराज जंग को जो है हराने के लिए जो है इसने जो है अपने आप को जो है हराने के लिए जो है यानी इसको मारने के लिए जो है खुद मतलब नवाब बनने के लिए, उत्तराधिकारी लेने के लिए इसने जो है अलीवर्दी खां ने जो है सरफराज जंग को मारने के लिए जो है प्लान करता है। ठीक है, तो वो जो प्लान करता है, गिरिया नामक एक क्षेत्र था। तो गिरिया, यदि ये पूछे कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो वही गिरिया नामक क्षेत्र पे जो है सरफराज जंग को बुलाता है और सरफराज जंग के साथ जो है अलीवर्दी खां जो है भिड़ जाता है और 1740 ईस्वी में जो है गिरिया का युद्ध होता है। तो 1740 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। तो वही गिरिया का जो युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में, तो वही गिरिया के युद्ध में जो है अलीवर्दी खां जीत जाता है और सरफराज जंग को मार देता है। ठीक है, जब सरफराज जंग की जब हत्या करती है तो उसका मतलब पूरी तरह से वो नियंत्रण किसके हाथ में आ जाएगा, पूरी तरह से नियंत्रण किसके हाथ में आया था, वो आया था अलीवर्दी खां के नेतृत्व में आ गया था। तो उस समय जब अलीवर्दी खां ने जब पूरी तरह से जब अपने मतलब, क्योंकि मोबाइल जो है ना बंद हो गया था। ठीक है, तो आइए जो पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ से। तो जब उसका जो पुत्र हुआ था, जब उसका उत्तराधिकारी हुआ किसका, मुर्शिद कुली खां का जो उसका जो दामाद था वो मतलब कौन था, शुजाउद्दीन। देखिए बोलने में इसलिए लबझबा रहे क्योंकि नाइट में हम सोए नहीं थे, सोने की वजह से जो है ना आवाज़ मतलब कभी कभी फंस जाते हैं। तो शुजाउद्दीन जो है इसका दामाद था, किसका, मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ये जो है 1727 से लेकर 1739 तक जो है अपने गद्दी पर बैठा रहा और उसके बाद जो है इसने जो है बिहार का जो उप गवर्नर जो नियुक्त किया था, उसको किसे नियुक्त किया था, उप गवर्नर। देखिए पहले एक बार हम पूरी तरह से बोल देते हैं, उसके बाद हम लिख देंगे। तो वो जो वहाँ का जो उप गवर्नर जो नियुक्त किया था शुजाउद्दीन ने, अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। फिर उसके बाद जो है जब शुजाउद्दीन का जब मृत्यु होता है तो उसका पुत्र था सरफराज जंग। सरफराज जंग जो उसका पुत्र था, तो वही सरफराज जंग जो है अयोग्य था, योग्य नहीं था बल्कि अयोग्य था। उसको जो है शासन व्यवस्था के बारे में उतना मालूम नहीं था। ये खबर जो है अलीवर्दी खां को पता चल गया, तो अलीवर्दी खां जो है इसके विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो गिरिया के मैदान में जो है आके जो है 1740 ईस्वी में जो है सरफराज जंग के साथ जो है अलीवर्दी खां जो है अपने आप को भिड़ जाता है और उसमें जो है सरफराज जंग की हत्या कर देता है और
और जो है अलवर्दी खान जो है खुद को जो है अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। तो वो कुछ विरोध भी हुआ, विद्रोह भी किया। तो विद्रोह को दबाने के लिए उसने जो है 2-3 लाख रुपया जो है मुगल बादशाह को मतलब दिया। तो मुगल बादशाह को घूस के रूप में दिया 3 लाख रुपया। किसने दिया? अलवर्दी खान ने। तो वो जो है घूस दे दिया और वो जो है नवाब बन गया बंगाल का। तो बंगाल का नवाब कौन बनता है? अलवर्दी खान बनता है। अलवर्दी खान ने जो है जब बंगाल का नवाब बना ना, तो अलवर्दी खान ने कहा कि हमें जो है ना, हमें जो है अंग्रेज़ों से जो है कलकत्ता पे जो है किलाबंदी नहीं करने देंगे। तो उसने जो है जब अलवर्दी खान जो है जब वहाँ का जब नवाब बना, तो उसी समय जो है अंग्रेज़ ने जो है कलकत्ता पे जो है किलाबंदी शुरू किया था। तो उसको भी उसने रोक दिया। और उधर जो है फ्रांसीसी भी था, तो फ्रांसीसी ने भी जो है चंद्रगिरी पे जो है किला बनाना शुरू किया था, उसको भी उसने रोक दिया। इसने जो है मुगलों को जो है कर ही नहीं देता था, कर बंद कर दिया पूरी तरह से। किसने? अलवर्दी खान ने। फिर उसके बाद 1751 ईस्वी में मराठा के साथ इसका युद्ध होता है। अलवर्दी खान का 1751 ईस्वी में मराठा के साथ युद्ध होता है। तो उसमें जो है अलवर्दी खान जो है हार जाता है। तो हारने के बाद जो है मराठा ने अलवर्दी खान से जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र ले लेता है। आप कहता है कि आप जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र हमको दे दीजिए और जो है 6 लाख रुपया वार्षिक 20 सालाना आपको देना पड़ेगा। तो 6 लाख रुपया भी ये दे रहा था और उड़ीसा भी इसके हाथ से निकल गया।